हेलो मित्रों। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैरिज एंड डिवोर्स। दोनों दोनों एक को रिलेटेड टॉपिक्स हैं, मैरिज और डिवोर्स, और दोनों पर अलग अलग वीडियो भी बनाए जा सकते थे। लेकिन मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें जो प्लैनेट्स हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड हैं हाउसेज के साथ कि वो मैरिज को भी दिखा रहे हैं और डिवोर्स को भी दिखा रहे हैं। तो आपने देखा भी होगा कभी कभी अपने कोई रिलेशंस में या अपने किसी अपने आसपास के एरिया में कि कभी होता ये है कि किसी व्यक्ति की मैरिज होती है और 2 या 3 महीने में ही उसका डिवोर्स हो जाता है। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेनेट मैरिज को सिग्निफाई कर रहा था वही प्लेनेट डिवोर्स को सिग्निफाई कर रहा होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। क्योंकि बहुत कम होता है कि 2-3 महीने में कोई दशा वगैरह चेंज हो। ठीक है, महादशा के चेंज होने के चांसेस तो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है जिससे मैं आपको ये समझा सकूं। क्योंकि ये इसे आप लोग इस तरीके से ना लीजिए कि ये सिर्फ मैरिज को समझाने के लिए है या डिवोर्स को समझाने के लिए, ऐसे मत लीजिए। आप लोग ये मानकर चलिए कि मैं एक ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जिसमें दोनों काम हो रहे हैं एक साथ और बहुत कम अंतराल में, बहुत कम गैप में। ठीक है, और ऐसा हमारे समाज में होता है। बहुत हमें लोगों को खुद बड़ा मतलब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी, अब वो अलग भी हो गए, और थोड़े दिन बाद पता लगता है कि भाई इन दोनों के बीच में तो डिवोर्स हो गया। डिवोर्स तो देखिए लीगल है। अगर वो 2 महीने बाद ही साथ नहीं रह रहे हैं तो एक तरीके का तलाक तो हो ही चुका है। ठीक है, तो इसी को हम लोगों ने देखना। एग्जाम्पल बहुत पुराना था लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए उस एग्जाम्पल को लिया। तो खैर हम लोग अपने वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैरिज की। तो देखिए आज मेरे साथ एक और दिक्कत हुई, फ़ॉन्ट हिंदी का काम नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने सब कुछ इंग्लिश में ही लिखा है, तो मैं उसे एक ट्रांसलेट करता चलूँगा। तो सबसे पहली बात आती है कि जो वीनस होता है वो चीफ गवर्नर होता है मैरिज का। मतलब मैरिज के अगर हम लोग मुख्य कारक की बात करें तो वीनस मतलब जो हमारा शुक्र होता है वो विवाह का मुख्य कारक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें केवल मैरिज की, डिवोर्स की बात ना करें, केवल मैरिज की बात करें, तो जो उसके लिए फेवरेबल हारमोनियस हाउस होते हैं वो होते हैं सेकंड। सेकंड हाउस हमारा एडिशन इन फैमिली, मतलब जब मैरिज होती है तो निश्चित रूप से एक हमारी फैमिली में एक सदस्य आकर ऐड हो जाता है, तो सेकंड हाउस एडिशन इन फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। सेवेंथ हाउस ये हमारे पार्टनर का होता है और एक लीगल टाई को भी रिप्रेजेंट करता है। लीगल टाई मतलब जो मैरिज होती है वो लीगल होती है। ठीक है, लीगल रिश्ता जिसे हम लोग कहेंगे, और पार्टनर का तो होता ही है। जो हमारा 11th हाउस होता है वो रिप्रेजेंट करता फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, मतलब हमारी इच्छा पूर्ति, हमारी खुशियाँ। ठीक, और एक होता परमानेंट रिलेशनशिप। तो निश्चित रूप से जब हम लोग मैरिज की बात करते हैं तो जो रिश्ता होता है वो 2 या 4 दिन के लिए नहीं बनाया जाता। वो दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है कभी कभी, लेकिन आमतौर पर 90 या 95% मैरिज सक्सेस ही होती हैं। तो एक तरीके का परमानेंट रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है हमारा हाउस 11। ठीक है, तो यही 2, 7, 11 ही मैरिज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होते हैं। लेकिन कभी कभी लव मैरिज भी हो जाती है। तो जो फिफ्थ हाउस होता है, पांचवा भाव, ये लव अफेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हालांकि एक बात और बता दूं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की शादी मैरिज जो होती है वो उसके रिलेशन में ही कहीं आसपास हो जाती है। मतलब जिस पर्सन को हम लोग बचपन से जानते थे उसी पर्सन के साथ मैरिज हो जाती है, या हमारे पड़ोस में कोई होता है। तो इस तरीके की जब मैरिज होती हैं आस पड़ोस में या रिलेटिव में, तो वहाँ थर्ड हाउस का जो
उपस्थिति है, जो उसकी प्रेजेंट है, वो ज़रूरी है। मतलब अगर 2, 7, 11 के साथ तीसरा भाव भी कहीं से कनेक्ट हो जाता है तो जान पहचान में या रिश्तेदारी में ही हम लोग ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की मैरिज हो जाएगी। और अगर 5th हाउस भी जुड़ के जाए तो कभी कभी होता है ना कि रिश्ते में ही कोई मतलब कोई पर्सन है, उससे फिर प्रेम भी हो गया, या कोई पड़ोस में ही रहता है उससे प्रेम हो गया, बाद में मैरिज हो गई। तो अगर 3rd हाउस जुड़ता है तो प्रेम तो नहीं होता, केवल जानकारी में जो लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं या पड़ोसी होते हैं, उनसे मैरिज हो जाती है। लेकिन अगर 5th हाउस जुड़ जाए साथ में तो उनसे पहले प्रेम होता है, फिर घर वालों को मनाकर मैरिज हो जाती है। ठीक है, तो 3rd और 5th को भी आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं अगर ज़रूरी समझें। अब डेट्रीमेंटल हाउस की बात करते हैं, जो हमारे अनफेवरेबल हाउस होते हैं। तो पहला होता है फर्स्ट, फिर सेकेंड, 6th और फिर 10। क्यों? क्योंकि देखिए जो फर्स्ट हाउस है वो 2nd का 12th है, 6 7th का 12th है, और 10 11th का 12 है। ठीक है, तो ये आप लोगों को केपी का एक नियम पता है सबको कि जो 12th हाउस होता है वो रिजल्ट को नेगेट करता है। जैसे 2nd हाउस का 12th हुआ फर्स्ट हाउस, तो वो 2nd के रिजल्ट को नेगेट करेगा। नेगेट मतलब उसे कम करेगा या नष्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये जो कॉम्बिनेशन हमारा बनता है 1 6 10 का, इसे हम लोग मान के चलते हैं डिवोर्स का या सेपरेशन का या एब्सेंस ऑफ मैरिज। अब देखिए एब्सेंस ऑफ मैरिज तो तभी होगा जब 1 6 10 हो लेकिन 2 7 11 हो ही ना। अगर 2 7 11 नहीं है, केवल 1 6 10 है, तो हम कह सकते हैं इस आदमी की कभी मैरिज नहीं होगी। लेकिन अगर 2 7 11 भी है और 1 6 10 भी है तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई मैरिज होगी लेकिन डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है, जो 4th, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने 5th हाउस के बारे में बात की है तो हमें 4th के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि 4th हाउस 5th हाउस का 12th होता है। तो अगर 5th हाउस लव अफेयर को दिखाता है तो 4th हाउस, क्योंकि वो उसके 12th हाउस है, तो वो 5th के रिजल्ट को नेगेट करेगा, मतलब वो लव मैटर को कम करेगा। अब हम लोग मेन तो एक एग्जाम्पल लेकर चलना था, तो बहुत पुराना एग्जाम्पल लिया है मैंने, लेकिन ये आपको बताएगा कि ऐसा क्यों होता है कि 2 या 3 महीने में ही सेपरेशन हो जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल 1951। टाइम ऑफ बर्थ शाम को 7:30। और जब इस जातक का जन्म हुआ तब जो दशा थी वो थी राहु की। सारी कुंडलियाँ और सारी टेबल्स मैंने बना रखी हैं, तो आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये तो राशि चार्ट और भाव चलित चार्ट है। ठीक है, तो ये आप लोग बना लीजिए आराम से। इसके बाद मैंने बनाई है प्लेनेटरी पोजीशन की टेबल। इसके अंदर मैंने जो प्लैनेट्स हैं वो किस किस भाव को सिग्निफाई करते हैं वो भी लिख दिया है साथ में। उनके जो स्टार लोड हैं, जो उनके सब लोड हैं, उन्हें भी लिखा है। ठीक है, तो आपको एक ही टेबल में से सब कुछ मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर 3 5th और 6 इन तीनों भावों को सिग्निफाई करता है। इसका जो स्टार लोड है वो है सैटर्न, और जो इसका सब लोड है वो है वीनस। इसके अलावा मुझे कस्पल पोजीशन की भी टेबल चाहिए, तो कस्पल पोजीशन की टेबल ये रही आप लोगों के सामने। 12 के 12 कस्प लिखे हैं इसके अंदर, और उन कस्प के जो स्टार लोड है और जो सब लोड है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए ताकि जब आप आगे एग्जाम्पल देखें तो बार बार आपको पीछे वीडियो ना करना पड़े। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैरिज की, क्योंकि जब मैरिज होगी तभी तो डिवोर्स होगा। तो मैरिज के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 7th हाउस को, क्योंकि यही भाव मैरिज का सबसे मुख्य भाव होता है, क्योंकि पार्टनर तभी मिलेगा आपको। तो इसका कस्पर सब लोड देखते हैं तो वो होता है सैटर्न, जो 4 5th और 11th भाव को सिग्निफाई करता है। इसका जब हम लोग सैटर्न का जब हम लोग स्टार लोड देखते हैं वो सन है, जो 6 और 11 को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम लोग इसके सब की बात करते हैं तो जो इसका सब लोड है वो भी सैटर्न है, जो 4 5 और 11 को सिग्निफाई करता है।
अब अगर हम लोग इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें 11 नज़र आता है। जो मैरिज का कॉम्बिनेशन है वो 2, 7, 11 है और उसमें से 11th हाउस यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 7th हाउस का कस्पल सब लोड है वो परमानेंट रिलेशनशिप को तो दर्शा रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखें इसमें 5वां भाव भी है, तो 5वां भाव लव मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो छठा भाव भी है, और जो छठा भाव होता है वो होता है अलगाव, सेपरेशन का। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर फोर्थ भी है। अब फोर्थ क्या करेगा, ये फिफ्थ का 12th हो गया, तो ये नेगेशन ऑफ लव, मतलब लव अफेयर हुआ और थोड़े दिन बाद वो हवा में उड़ गया। होता है कभी कभी ऐसा कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेके लोग बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद वो नशा उतर जाता है और फिर वो वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जो हमारा सैटर्न है, जो मतलब जो 7th हाउस का कस्पल सब लोड है, वो 2 जगह ग्रीन और 2 जगह रेड, मतलब 50-50 दोनों काम के लिए वो तैयार बैठा है, ठीक है। वो परमानेंट रिलेशनशिप भी बनाएगा और वो सेपरेशन के लिए भी तैयार बैठा है। वो प्यार मोहब्बत में भी डालेगा इंसान को और फिर वो उसको नशे को उतार भी देगा, मतलब सेपरेशन करवा देगा, लव अफेयर ख़त्म करवा देगा, ठीक। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई जो सैटर्न है वो दोनों मैरिज और सेपरेशन दोनों को दिखा रहा है। अब बात करते हैं 11th हाउस की, क्योंकि परमानेंट टाई, क्योंकि विवाह में एक आपने देखा होगा कि भाई ये जो रिश्ता होता है वो परमानेंट होता है। हमारे यहाँ तो ये बोला जाता है 7 जन्मों का, ठीक है ना। तो देखें तो सबसे पहले इसका कस्पल सब लोड है सन। अब उसे देख के ही पता लग रहा है कि वो 6 और 11 दोनों दिखा रहा है, ठीक है। मतलब इंसान को दुविधा में रखेगा, भाई मैरिज भी कराऊंगा सेपरेट भी करवाऊंगा, मतलब परमानेंट रिलेशन भी दिखा रहा है 11 भाव से और छठे भाव से वो सेपरेशन भी दिखा रहा है, ठीक है। इस कुंडली में यही सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए हर जितने भी ग्रह आएंगे वो दोनों ही चीज़ें दिखाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं इसके स्टार लोड की, तो वीनस है जो 1 और 8 दिखाता है, और 1 और 8 तो मैरिज के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल है ही नहीं। मून वो 4 और 10 दिखाता है। अब ना तो 4 तो नेगेशन ऑफ लव हो गया, और 10 आपका 168 में आया था, ये 11th का 12th है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 11th तो हमारा हो गया परमानेंट रिलेशनशिप, यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन आगे अगर हम देखें तो 6 भी आता है, तो इसका मतलब सेपरेशन की भी बात हो रही है। 4 आ रहा है, नेगेशन ऑफ लव हो गया। 8 डिसअपॉइंटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, निराशा, कुंठा, इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जो होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सन के बारे में बात करें, क्योंकि सन ही 11th हाउस का कस्पल सब लोड है, तो मैरिज के लिए मना तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो सेपरेशन और डिसअपॉइंटमेंट को भी दिखा रहा है। यही काम सन भी कर रहा था, सॉरी सैटर्न भी कर रहा था, शनि। वो मैरिज को मना नहीं कर रहा था, लेकिन वो साथ में सेपरेशन भी दिखा रहा था। वो लव को लेकर, लव अफेयर को लेकर मना नहीं कर रहा था, लेकिन वो साथ में उसका नेगेशन भी दिखा रहा था। अब एक रह जाता 5th, क्योंकि लव अफेयर की बात हुई है तो ज़रा 5th से भी मिल लेते हैं। अब हम बात करते हैं 5th हाउस की, क्योंकि लव का 7th कस्पल सब लोड ने 5th हाउस दिखाया था लव अफेयर के बारे में, तो हम लोग 5th हाउस को भी चेक करते हैं। तो 5th हाउस का कस्पल सब लोड है वीनस, जो 1 और 8 भाव को सिग्निफाई करता है। इसका अगर हम लोग स्टार लोड देखें तो वो है मंगल, जो 2, 6 और 7 को सिग्निफाई करता है। अगर हम बात करें इसके सब लोड की, तो सब लोड है राहु, जो 4, 5, 10 और 11। अब ये कॉम्बिनेशन बड़ा अजीब सा है, क्यों? अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको 2, 7, 5 और 11, अब ये लव मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो 1, 6, 10 और 4 भी आ रहा है, मतलब लव 1, 6, 10 तो सेपरेट करेगा, डिवोर्स करवाएगा, 4 उनके बीच में जो लव था उसे भी ख़त्म करेगा। तो ऊपर के जो भाव हैं 2, 7,
5 और 11 उनके सारों के सारे भावों के 12th भाव भी नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब है जो 5th हाउस है वो दोनों ही चीज़ें पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 7 5 11 और 1 6 4 और 10। तो अगर आप इस स्क्रीन को इस वक्त देख रहे हैं तो आप खुद इतना देखने के बाद ये समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में ऐसा जरूर होगा कि इसकी मैरिज भी होगी और सेपरेशन भी होगा। ठीक है, दूसरे भाव की जरूरत नहीं है, दूसरे, और यही ग्रह उस कार्य को करवा सकते हैं, वीनस, सैटर्न, सन। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे देखते हैं कि क्या कोई और भाव भी ऐसा होगा या कोई और प्लेनेट ऐसा कुछ करेगा या नहीं। तो खैर अभी तो आप लोगों की समझ में इतना आ गया है इस स्क्रीन को देख के कि आपको ग्रीन और रेड दोनों दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन मतलब जो मैरिज या लव के लिए फेवरेबल है, रेड जो सेपरेशन या डिवोर्स के लिए फेवरेबल है। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज। तो ये जो सिग्निफिकेटर की टेबल है, अगर आप लोगों को याद हो, केपी में 4 लेवल पर सिग्निफिकेटर डिसाइड करते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 का जो सिग्निफिकेटर होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है और लेवल 4 का सबसे ज़्यादा वीक। ठीक है, ये मैंने अपने, अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं कि ये टेबल कैसे बनती है तो आप मेरे 2nd 3rd वीडियो को देखिए, उसके अंदर मैंने पूरा विस्तार से समझा रखा है किस तरीके से हम लोग सिग्निफिकेटर का लेवल किस तरीके से डिसाइड करते हैं। तो मैंने टेबल बनाई है 2 7 11 पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ केवल, सारे के सारे कस्प पर मैं सारे के सारे कस्प पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो मैरिज के लिए वो हैं 2 7 11, तो मैं केवल इन्हीं पर ध्यान दे रहा हूँ। तो लेवल 1 में देखें तो 2 सेकंड कस्प का कोई भी लेवल 1 में नहीं आया, 7th का भी कोई नहीं है, और 11th का जुपिटर। याद रखना लेवल 1 वाला सबसे ज़्यादा, जो लेवल 1 के प्लेनेट होंगे वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। इसका मतलब हो गया कि जुपिटर इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद वीनस, फिर सैटर्न, फिर मार्स और सन। अब एक बात और सोचने की है कि भाई लेवल, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो प्लेनेट आपको दिखते हैं जुपिटर, सैटर्न, वीनस, मार्स और सन। तो 5 प्लेनेट आपको दिखते हैं, लेकिन आपने लेने कौन से, लेने वो हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो लेवल 1 सबसे ज़्यादा, उसके बाद लेवल 2, उसके बाद लेवल 3। तो जुपिटर, सैटर्न और वीनस आप लेंगे डीबीए के लिए। ठीक है, मार्स और सन भी अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन वो जुपिटर, सैटर्न और वीनस के कंपैरिजन में उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, और सबसे ज़्यादा पावरफुल है जुपिटर। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं इस कुंडली के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी या अपनी हिंदू एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो जुपिटर एक बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है, लेकिन इस कुंडली में आप देखेंगे कि सब कुछ जुपिटर का ही करा धरा था। एक तरीके से उसने मैरिज भी करवाई और उसी जुपिटर ने उनका सेपरेशन भी करवा दिया। सैटर्न से तो उम्मीद नहीं होती कि वो ऐसा अच्छा रिजल्ट दे, मार्स से कोई उम्मीद नहीं होती, हम लोग इन्हें नेगेटिव लेकर चलते हैं, लेकिन जुपिटर ऐसा करेगा ये बहुत सोचने का विषय बनता है। तो खैर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जिन प्लैनेट्स को लेकर चलेंगे वो हैं जुपिटर, सैटर्न और वीनस। ठीक है, हालांकि मार्स और सन को भी हम लोगों ने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये लोग भी अपना रोल प्ले करेंगे एट द टाइम ऑफ गोचर। ठीक है, अब इस टेबल को देख के आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर कौन है 2 7 11 की, जुपिटर, सैटर्न और वीनस। ठीक, जो इस वक्त जब जातक का जन्म हुआ तो उस पर राहु की दशा या महादशा चल रही थी। इसके बाद 1961 में उस पर जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई, क्योंकि इस जातक का जन्म 1951 में हुआ था, तो 1961 में उसकी जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई। उस वक्त जातक 10 साल का था, लेकिन क्योंकि जुपिटर की महादशा
16 साल तक रहती है, इसलिए ये दशा उसकी चलेगी 26 तक। तो इसमें मैरिज हो सकती है, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है। तो 26, अब आजकल के बारे में अगर बात करें तो देखिए 26 साल में मैरिज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि आजकल बन गया है कि 30 के बाद ही लोग मैरिज करते हैं। लेकिन जिस ईयर की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ वहाँ पर 21-22 साल में मैरिज हो जाती थी। तो क्योंकि जुपिटर की महादशा 26 साल तक चलेगी, मतलब उसकी जो आयु होगी वो 26 साल जब होगी तब तक वो जुपिटर की महादशा चलेगी, तो निश्चित रूप से जुपिटर की महादशा में उसका विवाह हो सकता है। तो जुपिटर की महादशा इसकी स्टार्ट हुई 6/9/1961 में। हाँ, लेकिन ये बात तो पक्का है कि भाई कम से कम 20 साल की एज होगी, उसी के बाद मैरिज होगी। तो इसका मतलब पहले 10 साल तो जुपिटर भी उसकी मैरिज नहीं करवा सकता। तो हम लोग बात करते हैं 1971 की, क्योंकि 61 के बाद 10 साल मतलब 71, 51 में उसका जन्म हुआ था। 1971 की अगर हम बात करें तो 8/4/1971 मतलब 8 अप्रैल 1971 से 10 सितंबर 1971 तक जुपिटर, सैटर्न और वीनस का जॉइंट पीरियड था, मतलब डीबीए। जुपिटर की महादशा, वीनस की, वीनस मतलब शुक्र की अंतरदशा और सैटर्न की पर्यंतर दशा। ठीक है, इसका जॉइंट पीरियड चल रहा था। और यही प्लेनेट ज़्यादा आप देख रहे हैं ऊपर जो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है वो ये तीनों ही हैं। अब क्योंकि ये 2, 7, 11 के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हैं और 8 अप्रैल 1971 से 10 सितंबर 1971 के बीच इन्हीं का पीरियड चलेगा। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है पहली बात, और जातक अपने 21वें वर्ष में चल रहा है, तो उसकी विवाह अगर यही पीरियड उसका 12 साल की आयु में आता तो मैं निश्चित रूप से कहता कि ये उसकी मैरिज नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जॉइंट पीरियड चल रहा है वो 2, 7, 11 के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट का चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जातक इस वक्त 21वें साल की आयु में आ चुका है तो उसकी मैरिज हो भी सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस पीरियड को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अब हम लोगों ने क्योंकि इस पीरियड को देखना है तो इस पीरियड में जातक का विवाह होगा, हम लोगों को ये कंफर्म हो रहा है। लेकिन होगा कब? जब गोचर सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अब गोचर में हम लोग सबसे पहले सूर्य, ये जो हमारे प्लेनेट है ना सूर्य, देखिए गोचर के बारे में मेरे से बहुत से लोगों ने बात की, तो ठीक है गोचर पे भी हम लोग वीडियो बनाएंगे धीरे धीरे। लेकिन गोचर में आपने ये जो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर्स होते हैं इन्हीं को चेक करना होता है कि ये किस तरीके से एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर कौन है? जुपिटर, सैटर्न, वीनस। लेकिन हम लोग सबसे पहले जो गोचर देखते हैं वो सूर्य का गोचर देखते हैं। तो सूर्य इन तीनों में से किसी की राशि या नक्षत्र पर गोचर करना चाहिए। तो इस पीरियड में यहाँ पर ये 1961 जो लिखा है वो गलत है, 28 अप्रैल 1971 है ये, तो आप इसे प्लीज़ सही कर लें। तो 28 अप्रैल 1971 से 12 मई 1971 तक आप चेक भी कर सकते हैं सॉफ्टवेयर पे। सूर्य मेष राशि में था और मेष राशि का एक नक्षत्र होता भरणी, उस वक्त वो भरणी नक्षत्र में था और भरणी नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। अब आप देखिए यहाँ पर सूर्य जो गोचर कर रहा है वो मंगल की राशि और शुक्र के नक्षत्र में कर रहा है, और ये दोनों मंगल और जो वीनस है ये हमारे 2, 7, 11 के सिग्निफिकेटर बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब सूर्य ने क्लियर कर दिया कि भाई इस पीरियड में, कौन सा पीरियड? 28 अप्रैल 1971 से 12 मई 1971 तक का जो पीरियड है इसमें मैरिज की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो दशा से ये जो हमने देखा डीबीए, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, इससे हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि ये दशा का जो पीरियड है ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल है मैरिज के लिए।
और सूर्य के गोचर से हमने देख लिया कि इस पीरियड को थोड़ा और छोटा कर लिया हमने, केवल हम लोगों ने इसे कर दिया 28 तारीख से 12, इसका मतलब हो गया हम लोगों ने इसे कर दिया लगभग 14 दिन का पीरियड हम लोगों ने बना लिया कि अब हम लोगों ने सिर्फ इस 14-15 दिन में ही चेक करना है कि मैरिज के लिए फेवरेबल क्या होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो इस जातक का जो विवाह हुआ वो 3 मई 1971 को हुआ। तो वो इस पीरियड में आ रही थी 28 से लेके 12 तक के। ठीक है, अच्छा इस वक्त और क्या था? इस वक्त अगर आप देखें तो जो शुक्र था वो मीन राशि में था, और मीन किसकी राशि है? गुरु की। और गुरु कौन है? गुरु स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। जो गुरु था वो वृश्चिक राशि में था। वृश्चिक किसकी राशि है? मंगल की। मंगल भी सिग्निफिकेटर है 2, 7, 11 का। और जो वृश्चिक राशि होती है उसका एक नक्षत्र होता है अनुराधा। उस वक्त वो वृश्चिक जो गुरु था वृश्चिक राशि में तो था, लेकिन वृश्चिक राशि के अनुराधा नक्षत्र में था। और अनुराधा नक्षत्र का स्वामी कौन होता है? शनि। तो इससे आपको ये पता लग रहा है कि सारे के सारे जो 2, 7, 11 के सिग्निफिकेटर हैं वो एक दूसरे से लिंक हो रहे थे, कनेक्ट हो रहे थे। ठीक है, सूर्य का जो आपने गोचर देखा वो तो आपको स्पष्ट पता लग गया कि मंगल और शुक्र, मंगल की राशि और शुक्र के नक्षत्र में था। इसके अलावा शुक्र का गुरु की राशि में था, गुरु का मंगल की राशि और शनि के नक्षत्र में गोचर था। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इस दिन इस जातक का विवाह होना चाहिए था। हम लोगों ने डेट पहले लिख दी, लेकिन बाद में लिखनी चाहिए थी वैसे। अब जातक का विवाह तो हो गया, लेकिन पीछे आप लोगों ने देखा था कि जितने भी प्लैनेट्स थे वो अपना जो नेचर दिखा रहे थे वो डबल नेचर दिखा रहे थे। वो मैरिज को भी दिखाते थे और साथ में सेपरेशन को भी। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिवोर्स को चेक करते हैं। डिवोर्स का मतलब होता है सेपरेशन। अब सेपरेशन मतलब छठा भाव, तो पहले छठे भाव को चेक करते हैं। तो छठे भाव का जो कस्पल सबलोड है वो है जुपिटर, 3, 5 और 6। जुपिटर वापस आ गया। इसका जो सब लोड है वो है सैटर्न, सॉरी इसका जो स्टार लोड है वो है सैटर्न, और जो इसका सब लोड है वो है वीनस। ये लगभग वही प्लेनेट रिपीट हुए। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही मैरिज के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर थे अगर आपको याद हो, लेकिन ये तीनों ही 6th हाउस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप पीछे देखें तो जो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर थे 2, 7, 11 के वो थे जुपिटर, वीनस और सैटर्न। यहाँ पर आप देखते हैं कि जुपिटर, सैटर्न, वीनस 6th हाउस से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो वहाँ पर वो विवाह करवाने के लिए स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर थे, यहाँ पर वो सेपरेशन के लिए सिग्निफाई कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मैंने वैसे ही टेबल बनाई एक, लेकिन अब की बार मैंने कस्प लिए 1, 6 और 10। तो आप लोगों को ये टेबल देखिए खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए मुझे चार्ट चाहिए। चार्ट पीछे मैं आप लोगों को बनवा चुका हूँ, और अगर आप लोगों को ये नहीं बनाना आता है तो मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 2nd और 3rd वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेवल 1 फिर वीनस और जुपिटर आ गए। लेवल 2 में मार्स, मरकरी, सन और केतु। तो बाकी को सोचने के बारे में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीबीए में 3 ही होंगे, तो 1st और 2nd लेवल पर मुझे तीनों प्लेनेट मिल जाते हैं। ये बात निश्चित है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है जुपिटर और वीनस, और अभी जुपिटर की महादशा चल रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ। विवाह के लगभग 2 महीने के बाद 15 जुलाई को दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। और डिस्प्यूट अब क्यों हुआ ये तो मतलब उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन जो डिस्प्यूट हुआ उसके कारण वो डिस्प्यूट इतना बड़ा कि भाई उसके हस्बैंड ने या हस्बैंड की जो फैमिली थी
उन्होंने उस लड़की को कहा कि भाई आप अपने घर जाइए, ठीक है, तब ये डिस्प्यूट थोड़ा शांत होगा, ठीक है। तो इसका मतलब उस दिन से इनका सेपरेशन स्टार्ट हुआ। बाद में कि डिवोर्स तक गया, लेकिन सेपरेशन, क्योंकि अलग तो वो हो ही गई ना, उस दिन से उनका सेपरेशन स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं उस दिन ये हुआ क्यों। इस दिन का गोचर देखते हैं। तो उस वक्त जो सूर्य था, क्योंकि सबसे पहले हम लोग सूर्य का गोचर देखते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है वो है जुपिटर वीनस, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो यही है। तो जो सूर्य था वो गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में था, ठीक। तो जो सूर्य था वो सेपरेशन के स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर के नक्षत्र में था, ठीक है। जो गुरु खुद था वो शनि के नक्षत्र अनुराधा में था, और जो शुक्र था वो राहु के नक्षत्र आद्रा में था। अब राहु भी 6th भाव का लेवल 3 का सिग्निफिकेटर बनता है, ठीक है। चंद्र, क्योंकि चंद्र भी 4th लेवल का सिग्निफिकेटर बनता है, वो गुरु की राशि मीन में था, तो वो भी गुरु से कनेक्ट हो गया। शनि शुक्र की राशि वृषभ में था, तो शनि भी शुक्र से कनेक्ट हो गया। इन सब की स्थिति को देखकर ये लगता है कि ये सारे के सारे जो प्लेनेट हैं वो एक दूसरे के या तो राशि में है या नक्षत्र में है, ठीक है। तो इस दिन जो मतलब ग्रहों का कॉम्बिनेशन था, जो गोचर था, वो इस तरीके का था कि वो सेपरेशन को दर्शा ही रहा था। इसमें मेन कौन है? गुरु, क्योंकि जो जुपिटर है वो लेवल 1 का सिग्निफिकेटर है, ठीक है। और सूर्य गुरु के ही नक्षत्र में उस वक्त गोचर कर रहा था, ठीक है। तो इस दिन इनके सेपरेशन का कारण गोचर से हमें स्पष्ट समझ में आ जाता है, क्योंकि सारे के सारे ग्रह जो सेपरेशन को दर्शा रहे हैं वो एक दूसरे के नक्षत्र या राशि में उपस्थित थे। अब इनका डिवोर्स कब हुआ? इनका डिवोर्स हुआ 1973 में, मतलब 1971 में ये लोग सेपरेट हुए, अलग हो गए। लेकिन इनके बीच में अभी डिवोर्स में तो देखिए समय लगता है, तो इनका जो डिवोर्स हुआ, जो लीगल, क्योंकि डिवोर्स लीगल हो गया एक तरीके का, आपको लीगल एक रिटर्न में मिल गया कि भाई आप दोनों लीगली अलग हैं। जैसे मैरिज होती है तो वो लीगली टाई होता है, तो डिवोर्स मतलब लीगली सेपरेट होना। तो लीगली सेपरेट कब हुए? 1973। इसके लिए कोई डेट फाइनल नहीं करी, क्योंकि ये तो एक लंबी प्रक्रिया है। अगर हम देखें जिस दिन जब हम 1973 की बात करते हैं, जब इन लोगों का आपस में डिवोर्स हुआ, उस वक्त जो पीरियड था वो था जुपिटर, सन और वीनस का। अगर ध्यान से देखें, जुपिटर, वीनस और सन लेवल 1 और लेवल 2 के सिग्निफिकेटर हैं 1, 6, 10 के। तो इससे ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि इनका डिवोर्स इस पीरियड में क्यों हुआ। अब इस कुंडली से मेरा जो तात्पर्य था, ये जो मैं कुंडली आप लोगों के सामने लेकर आया, वो केवल इस वजह लेकर आया कि यहाँ पर आपने देखा कि जो जुपिटर था उसी की महादशा में उस व्यक्ति का मैरिज भी हो गया, और कुछ समय बाद ग्रहों की दशा ऐसी बदली कि उन्हीं ग्रहों ने, देखिए वीनस, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया वो अगर आप देखें तो जुपिटर और वीनस ने किया। इन्होंने ही मैरिज करवाई, और सेपरेट करने में भी इन्हीं का मेन हाथ था। तो इन्हीं दो, और अच्छा एक बात देखें, अगर हम लोग विवाह के कारक की बात करते हैं तो जुपिटर और वीनस ही होते हैं। वैसे तो जो मुख्य कारक होता है वो वीनस होता, लेकिन हम जुपिटर को भी लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन रोल खेला मैरिज करवाने में और सेपरेट करने में, वो जुपिटर और वीनस ने ही प्ले किया। तो दिस इज केपी एस्ट्रोलॉजी, कि जिन प्लैनेट्स को हम लोग वैदिक में ये मानकर चलते थे कि ये व्यक्ति का मैरिज करवाने के लिए मेन कारक का काम करते हैं, वो यहाँ पर उन्हें सेपरेट करवाने का भी काम करते हैं। और इससे एक बात और पता लगती है कि
एक जो ग्रह होता है वो हमेशा आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता। यहाँ जुपिटर और वीनस अगर एक नज़रिए से देखें तो उनकी मैरिज भी करवाई उन्होंने, और मैरिज जीवन का एक अच्छा मतलब इवेंट होता है, एक अच्छा मतलब पल होते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है यादगार पल होते हैं, लोग उसकी सीडी वगैरह बनवा के अपने पास रखते हैं, उसकी एल्बम बनवाते हैं, तो यादगार पल होते हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, उन्हीं प्लेनेट ने थोड़े दिन बाद उल्टा रिजल्ट दिया, उन्होंने उन्हें सेपरेट भी कर दिया। ओके, एंड यू कैन चेक दिस ओनली विद द हेल्प ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो और देखिए वीडियो को, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए या लाइक कीजिए, ये तो आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बार बार देखिए, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके पास कोई पॉइंट्स हैं, आपको लगता है कि आप, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के पास नॉलेज होती है, और मैं तो टीचर हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि मैं जीवन भर सीखता रहूँ। तो अगर आपके पास भी कुछ पॉइंट्स होते हैं इन्हीं कुंडली को लेकर, तो आप उसे कमेंट में लिखें, ठीक है। मैं कभी भी किसी कमेंट को नेगेटिव नहीं लेता, तो आप उस कमेंट को लिखिए और फिर हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं, अगर मुझे लगता है कि उस पर डिस्कस करें। और अगर वो अच्छा मतलब ऐसा पॉइंट हुआ जो मेरी नॉलेज में नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं आप लोगों को अप्रिसिएट करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।